ग्रुप को मैं डायरेक्ट एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाना चाहूँगा। मान लीजिए हमने हमारी कंपनी में रोहन को 20,000 रुपये मंथली सैलरी पर रखा और उसने 15 दिन काम किया और फिर कंपनी छोड़कर चला गया। 15 दिन जो उसने काम किया उसकी सैलरी होती है 10,000 रुपये, जो वो लेके नहीं गया, लेकिन अंदेशा है कि वो आज नहीं तो कल सैलरी लेने आ सकता है। तो फिलहाल ये 10,000 रुपये का हमारा खर्चा हुआ नहीं, लेकिन ये 10,000 रुपये का खर्चा तब होगा जब वो सैलरी लेने आएगा। तो यहाँ पर क्या किया जाता है, कुछ इस तरह से एंट्री की जाती है जिसमें डेबिट किया जाता है मिसलिनियस सैलरी एक्सपेंसेस को 10,000 रुपये से। यानी ये हम मान के चलते हैं कि ये खर्चा बाद में हो सकता है लेकिन अभी हुआ नहीं है, और इसका ग्रुप जाता है मिसलिनियस एक्सपेंसेस असेट्स के ग्रुप में, और क्रेडिट किया जाता है रोहन को 10,000 रुपये से। यानी ये जो 10,000 रुपये मिसलिनियस एक्सपेंसेस के हमने बुक किए हैं वो रोहन को देने हैं, और रोहन कभी भी ये 10,000 रुपये लेने के लिए आ सकता है, और रोहन का ग्रुप जाता है सन्ड्री क्रेडिटर्स में। यानी रोहन हमारा 10,000 रुपये का लेनदार हुआ। तो इस एंट्री से प्रॉफिट एंड लॉस में कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये 10,000 रुपये का खर्च तब तक नहीं कहलाएगा जब तक रोहन 10,000 रुपये लेके नहीं चला जाए। अभी तो केवल हमने एक एंट्री की है जिसमें ये बताया है कि ये खर्च हो सकता है जो रोहन को देना है, यानी रोहन लेनदार है। तो इस तरह से पहली एंट्री की जाती है। अब मान लीजिए रोहन 2 महीने के बाद 15 दिन की सैलरी लेने आ जाता है, तब दूसरी एंट्री कुछ इस तरह से होगी जिसमें डेबिट कर देंगे रोहन को 10,000 रुपये से। यानी जो 10,000 रुपये हमने रोहन के खड़े किए थे वो उसको पेड कर देंगे, जिसमें क्रेडिट कैश या बैंक। अगर आपने कैश दिया है तो क्रेडिट कैश हो जाएगा, और अगर बैंक के थ्रू दिया तो बैंक अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। तो इससे रोहन का जो अकाउंट है वो क्लियर हो जाएगा। लेकिन अब यहाँ पर एक तीसरी एंट्री और होगी, जो हमने मिसलिनियस एक्सपेंसेस बुक किए थे। यानी हम जो मान के चल रहे थे कि 10,000 रुपये खर्चा होगा, वो अब खर्चे में बदल चुके हैं, और अब हमें इसको खर्चे में शो करना पड़ेगा, जिसकी एंट्री कुछ इस तरह से होगी। डेबिट हो जाएगा स्टाफ सैलरी, यानी स्टाफ सैलरी को हम 10,000 रुपये से डेबिट कर देंगे, जिसका ग्रुप आएगा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, और क्रेडिट कर देंगे मिसलिनियस एक्सपेंसेस 10,000 रुपये। तो जो हमने 10,000 रुपये मिसलिनियस एक्सपेंसेस के खड़े किए थे वो भी अब क्लियर हो जाएंगे, वो अब स्टाफ सैलरी में कन्वर्ट हो चुके हैं। तो इस एंट्री से अब 2 महीने बाद 10,000 रुपये का खर्चा शो होगा, और जो मिसलिनियस एक्सपेंसेस हमने बुक किए थे वो भी खत्म हो जाएंगे। तो अब ना तो रोहन हमसे कुछ मांगता है और ना ही कोई मिसलिनियस एक्सपेंसेस बचा है। आई होप कि आप सभी को एग्जाम्पल समझ में आया होगा, और बाकी जब हम एंट्री करेंगे तो थोड़ी बहुत कन्फ्यूजन बाद में दूर कर लेंगे। तो सिंपली मिसलिनियस एक्सपेंसेस का मतलब होता है ऐसे सभी डाउटफुल खर्चे जो हमें बाद में पे करने पड़ सकते हैं लेकिन अभी पे नहीं किए हैं, उन सभी का लेजर मिसलिनियस एक्सपेंसेस ग्रुप में बनता है। तो अब देखते हैं कि मिसलिनियस एक्सपेंसेस असेट्स ग्रुप का नेचर क्या होता है। जैसा कि इसके नाम से ही पता चल रहा है कि मिसलिनियस एक्सपेंसेस असेट्स ग्रुप का नेचर असेट्स का होता है, लेकिन यहाँ पर आप सभी के दिमाग में एक सवाल और आ रहा होगा कि ये तो वो खर्चे हैं जो हमें देने हैं, तो ये हमारी संपत्ति कैसे हुई, ये तो हमारी लायबिलिटी है। तो दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ कि मिसलिनियस एक्सपेंसेस ना तो हमारी संपत्ति है और ना ही हमारी लायबिलिटी है। ये तो फ्यूचर में होने वाले एक खर्चा है जो बाद में एक्सपेंसेस में कन्वर्ट हो जाता है। अगर मान लीजिए 2 महीने बाद भी या कभी भी रोहन हमसे पैसे लेने ही नहीं आता है तो हमारा खर्चा हुआ ही नहीं और 10,000 रुपये बच गए। तो 10,000 रुपये जो खर्चे के हमने बुक करके रखे वो हमारी संपत्ति है, और वो हमारी संपत्ति तब तक है जब तक रोहन लेने नहीं आता। जैसे ही रोहन लेके वो चला जाता है तो वो संपत्ति खर्चे में कन्वर्ट हो जाती है। इसलिए इस ग्रुप में 2 चीज़ें जुड़ रही हैं, एक्सपेंसेस और असेट्स। एक्सपेंसेस का मतलब या तो ये खर्चा है और दूसरी चीज असेट्स या तो ये संपत्ति है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोगों को समझ में आया होगा।